गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था, उसमें हमने वीपीटी सिद्धांत के बाद में हमने जो वर्नर सिद्धांत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका हमने डिटेल अध्ययन किया था। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है EAN। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN रूल, इसकी फुल फॉर्म होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या प्रभावी परमाणु संख्या नियम। प्रभावी परमाणु संख्या नियम। ठीक है, EAN रूल क्या होता है इसको हम समझे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी हमारे पास में संकुल यौगिक है, यानी कि EAN हमारे पास में कब कार्य करता है। जो हमारे पास में वर्नर सिद्धांत था, वर्नर ने बताया कि जो प्राथमिक संयोजकताएं हैं वो ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती हैं, लेकिन उसकी जो कंप्लीट व्याख्या है उसकी कंप्लीट व्याख्या वर्नर सिद्धांत में नहीं की गई। वर्नर सिद्धांत की जो कमियां थी, यानी वर्नर सिद्धांत हमारे पास में कोई कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है उसका व्यक्त नहीं किया, उसके बारे में नहीं समझाया पाया। ठीक है, जो हमारे पास में वर्नर सिद्धांत की जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए सिजविक नामक वैज्ञानिक ने एक अवधारणा या एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम कहते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियम। ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। ये नियम ये कहता है कि हमारे पास में कोई भी संकुल यौगिक है, यदि उस संकुल यौगिक के अंदर उसके प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो तत्व है उसी आवर्त का नोबल गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या 18वें वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं उनके बराबर यदि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो वह वाला संकुल यौगिक क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। दोबारा समझे, भाई सिजविक ने ये बताया कि हमारे पास में दो संकुल यौगिक हैं, उनमें कंपैरिजन करना है, कौन सा संकुल अधिक स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। इसके लिए उसने क्या बताया कि हमारे पास में अगर हमारे पास में किसी सेंट्रल मेटल आयन के प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या न केवल डी कक्षक में, यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी आवर्त का तत्व, यानी उसी आवर्त के अंदर जो नोबल गैस है या हमारे पास में निष्क्रिय गैस कह दें या 18 वर्ग है उसके बराबर। ठीक है, उसके बराबर हमारे पास में क्या होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो वह संकुल अधिक स्टेबल होता है, यानी कि वहाँ उसका EAN एक फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं इसको अपन डिटेल से, EAN क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो प्रतिपादन किसने किया, इसका प्रतिपादन किया सिजविक ने। सिजविक नामक वैज्ञानिक है, उसने इसका क्या किया है, प्रतिपादन किया है। और उसने क्या बताया है, वर्नर सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए एवं संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए सिजविक ने एक नियम
प्रतिपादित किया, एक नियम प्रतिपादित किया, एक नियम प्रतिपादित किया जिसे EAN रूल, जिसे EAN रूल कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं या प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, जब किसी संकुल यौगिक के जब किसी संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस आवर्त में उपस्थित, उसी आवर्त में उपस्थित निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के समान होते हैं, परमाणु क्रमांक के समान होते हैं, तो उसे प्रभावी परमाणु संख्या नियम या हम कह सकते हैं EAN रूल कहते हैं, EAN रूल कहते हैं। ठीक है, जब किसी संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के प्रभावी क्षेत्र में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी आवर्त में उपस्थित निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस के परमाणु क्रमांक के समान होते हैं, तो उसे प्रभावी परमाणु संख्या या EAN या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे वे संकुल यौगिक जो EAN रूल का अनुसरण करते हैं या पालना करते हैं या फॉलो करते हैं, वे संकुल यौगिक अधिक स्थायी या स्टेबल होते हैं, वे संकुल यौगिक स्थायी होते हैं या अधिक स्थायी होते हैं। वे संकुल यौगिक जो EAN रूल का पालन नहीं करते हैं, वे कम स्थायी या अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल संकुल यौगिक होते हैं। सिज्विके ने बताया कि जो संकुल यौगिक है, कोई भी संकुल यौगिक है, वो संकुल यौगिक यदि हमारे पास में EAN रूल का फॉलो करता है तो वो कैसा होगा, स्टेबल होगा, और यदि EAN रूल का फॉलो नहीं करेगा तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी प्रतिपादित किया, जिस फॉर्मूले के माध्यम से हम EAN संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं उस फॉर्मूले को, EAN बराबर
EAN बराबर सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 2 गुणा लिगेंडों या उप सहसंयोजक बंधों की संख्या, और किसके बराबर होनी चाहिए ये हमारे पास में उसी आवर्त के नोबल गैस के परमाणु क्रमांक की क्या होनी चाहिए, बराबर होगी। तो वो आपके पास में क्या होगा, स्टेबल होगा। EAN से हम संख्या याद करें तो हमारे पास में केंद्रीय धातु परमाणु आयन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 है, 26 है कि 30 है। 2 गुणा लिगेंडों या उप सहसंयोजक बंधों की संख्या, यदि इन सभी का योगफल हमारे पास में ऐसा आता है जो कि एक नोबल गैस का परमाणु क्रमांक के समान है, उसे हम कह देते हैं स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ऐसा नहीं होगा तो अनस्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसको हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में 3-4 यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और उनमें हम सभी में EAN रूल का फॉलो करते हुए उसका देखते हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हुए उनके EAN का मान निकालते हैं और फिर उनके बारे में हम क्या करते हैं, उनकी भविष्यवाणी करते हैं कि वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा EAN रूल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल है K फॉर FeCN6। सबसे पहले संकुल यौगिक का हम निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। 4 + x - 6 बराबर 0, x बराबर 2। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो Fe26 परमाणु, Fe26 परमाणु का या परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 26। फेरस आयरन 26 नंबर पे आता है, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन Fe+2 हो तो Fe+2 आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 24 हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ पे समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। यानी कि यहाँ पे कितने उप सहसंयोजक बंध बनेंगे, 6। यहाँ पे कितने लिगेंड हैं, 6। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लिख लेंगे लिगेंडों की संख्या। लिगेंडों या उप सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में रख लेंगे मान। EAN बराबर केंद्रीय धातु परमाणु के आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 24 प्लस 2 गुणा लिगेंडों की संख्या कितनी होगी, 6। तो 24 + 12 कितना हो गया, 36। और इस साइड में लिख देता हूँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये आता है 2 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये 36 नंबर पे, ये 54 नंबर पे और ये 86 नंबर पे। अब हमारे पास में देखो परमाणु क्रमांक 26 वाला है, तो 26 वाले में हमारे पास में कौन सा होगा, 36 वाला आएगा। उसमें 26, 27, 28, 29, 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कौन से आएगा, वो इस वाले वर्ग में है। तो हमारे पास में देखो EAN बराबर 36। ठीक है, इस संकुल यौगिक का EAN 36 होता है, जो कि
उसी आवर्त के नोबेल गैस, उसी आवर्त के नोबेल गैस कौन सी है यहाँ पे, क्रिप्टॉन, 36 के परमाणु क्रमांक के समान या बराबर होता है, अतः यह संकुल यौगिक, अधिक स्थायी होता है। ठीक है, दोबारा समझने का प्रयास करें। EAN ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो भी हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है या एटम है, उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, साथ में 2 गुणा, ये 2 गुणा सभी में रहेगा। आगे है लिगेंडों की संख्या कह सकते हैं, दाता परमाणु की संख्या कह सकते हैं, या उप सहसंयोजक बंधों की संख्या कह सकते हैं। यहाँ पे CN है, इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, तो 6 गुणा 2 12 हो गया, 26 और 2 12 कितने होते हैं, 36 होते हैं। और उसी आवर्त में, यानी कि हमारे पास में जो आवर्त है, चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त में हमारे पास में Fe आता है, और लास्ट में हमारे पास में जो 18वां वर्ग आएगा वो हमारे पास में कौन सा है, क्रिप्टॉन है। ठीक है, ये 26 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 36 है, और यहाँ भी कितनी है, 36 है। दोनों का जो परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक, उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये वाला संकुल क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा। इसी के अनुरूप हम अन्य संकुल यौगिकों का भी अध्ययन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखें, इसको आप नोट कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के तर्ज पर, इसी के आधार पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है CrNH3 और यहाँ पे x + 0 x = 0, यानी क्रोमियम यहाँ पे कौन सी स्टेबल में, एटम्स के स्टेट में, यहाँ पे जो ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, 0 है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे क्रोमियम 24 परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। साथ में हमारे पास में क्या है, लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या कह सकते हैं, दाता परमाणुओं की संख्या कह सकते हैं, या उप सहसंयोजक बंधों की संख्या, उप सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला वही EAN बराबर केंद्रीय धातु परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 आ गई, प्लस 2 गुणा 6, यानी 24 + 12 यानी कि 36 आ गया है। और 36 हमारे पास में क्या है, यानी कि क्रिप्टॉन 36 के अनुरूप इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 36 हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो नोबल गैस के क्या है, अनुरूप है। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं कि EAN का मान यहाँ पे कितना है, EAN का मान 36 है, और 36 हमारे पास में कौन सी गैस आती है, क्रिप्टॉन 36 आती है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक, इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी कि उसी आवर्त के
उसी आवर्त के शून्य वर्ग के तत्व के परमाणु क्रमांक के समान उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कैसा होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें। एग्जाम्पल है NiCN फॉर -2 x - 4 - 2 x बराबर 2, यानी कि निकिल Ni+2 आयन है। तो देखो निकिल 28 नंबर पे आता है। निकिल परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी। Ni+2 की बात करें, Ni+2 परमाणु, Ni+2 आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 26। दो कम हो जाएंगे, 26 आ जाएगी। ठीक है, लिगेंडों की संख्या यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 4 लिगेंड हैं, 4 दाता परमाणु हैं। इस वाले फॉर्मूले से हम EAN का मान निकालेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 26 हैं, प्लस 2 × 4 यहाँ पे समन्वय संख्या है, कितनी हो गई, 26 + 8 34। और 34 किसी भी नोबेल गैस का परमाणु क्रमांक नहीं है। कितना होता है इसमें, इसी आवर्त में 36 होता है। हम कह सकते हैं कि ये वाला जो संकुल है वो कैसा है, अनस्टेबल है, या कम स्थायी है, या अल्प स्थायी होता है। ठीक है, यानी कि EAN के आधार पर सिज्विक ने संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या की है कि कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसी के आधार पे हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें हमारे पास में निकिल 28 नंबर पे आता है, Ni+2 है, 26 रह जाएंगे। यहाँ पे 4 है, 4 दूनी 8, 26 और 8 कितने हो गए, 34। और 34 किसी भी नोबेल गैस का परमाणु क्रमांक नहीं होता है। इसी के आधार पे हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, ऑस्मियम का एग्जांपल लेते हैं। ऑस्मियम एग्जांपल है ऑस्मियम कार्बोनिल 5। अब कार्बोनिल किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जुड़ता है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0 होती है। ऑस्मियम हमारे पास में कितने नंबर पे आता है, 76 नंबर पे आता है। ठीक है, होता है हमारे पास में ला, हफ्ता, वर्णा रे, उसकी इधर पिटाई और होगी 57, 72, 73, 74, 75 और ये 76 नंबर पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑस्मियम 76 परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 76। ठीक है, यहाँ पे 5 कार्बोनिल है। लिगेंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 5। इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे EAN बराबर सेंट्रल मेटल आयन में टोटल 76 इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस 2 × 5 76 + 10 86, यानी कि EAN का मान कितना है, 86 हो गया। और 86 किसके बराबर है, रेडॉन 86 के परमाणु क्रमांक के बराबर है। ये हमारे पास में रेडॉन 86। ठीक है, और रेडॉन 86 में यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। छठे आवर्त का तत्व है ये। ठीक है, तो फिर हमारे पास में क्या होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन छठे आवर्त के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, रेडॉन 86, यानी रेडॉन 86 के अनुरूप इसका क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखें। यहाँ पे इसमें 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एग्जांपल देखो, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है।
अधिकांश एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास में सम संख्या वाले हैं वो हमारे पास में ई एन रूल को अधिकांश फॉलो करते हैं। तो देखो, लेकिन जैसे हमारे पास में देखो एक संकुल ले रहे हैं ई ए एन बराबर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है Mn2 CO6, Mn2 CO10 ले लेना, 10 इस वाले संकुल यौगिक में देखो हमारे पास में मैग्नीज 25 नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नीज है वो भी शून्य ऑक्सीजन अवस्था में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो Mn2 की बात करते हैं, 2 मैग्नीज परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? हमारे पास में 2 गुणा 25 कितनी हो गई? 50, ठीक है। एक मैग्नीज में 25 है तो 2 में कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। इसी के साथ में हमारे पास में 10 कार्बोनिल परमाणु द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या कितनी है? 10। इसी के साथ में यहाँ पे मैग्नीज धात्विक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखो, और इसी के साथ में हमारे पास में अब ज्ञात कर लेंगे EAN बराबर केंद्रीय धातु परमाणु के आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैग्नीज Mn2 है, एक मैग्नीज में 25 है तो 50 तो टोटल ये हो गई। साथ में मैग्नीज की बॉन्डिंग बन रहा है तो वहाँ भी हमारे पास में क्या है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 52 तो टोटल ये हो गए। 52 प्लस 2 गुणा 10 तो कितना हो गया हमारे पास में देखो EAN बराबर 72। अब देखो एक हमारे पास में 2 Mn का है, 2 Mn का EN नंबर कितना आया है? 72 आया है। एक Mn का EN नंबर हम निकालें तो 72/2 36, और 36 वही हमारे क्रिप्टॉन 36 परमाणु क्रमांक के समान होता है। अतः हम कह सकते हैं जो दिया गया संकुल है वो कैसा होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। दिया गया संकुल है वो कैसा होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। यानी Mn2 CO10 है, यहाँ पे Mn2 में हमारे पास में जो Mn2 है 2 मैग्नीज है, एक मैग्नीज में 25 होते हैं तो कितने हो गए? 50 हो गए। दूसरा ये वाला जो संकुल है Mn CO5 ऐसे संकुल है तो एक बॉन्ड ये भी तो बन रहा है इनके, मैग्नीज के बन गए। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कितने हो गए? 52 और 20 72, एक का निकालेंगे 36 तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 36 किसका होता है? क्रिप्टॉन 36 का होता है, ठीक है। धन्यवाद।